Hello everyone, myself Dr. Kshitij Goswami. I am BBSc and AH and MBSc from Veterinary Pathology, and I have completed my all the degrees of veterinary science from the Rajwas, that is Rajasthan University of Veterinary Sciences, Bikaner. Recently, I am running my pet clinic at Bikaner. And now I am going to start my YouTube channel, that is Vet Mantra, and this channel is related to the knowledge of veterinary science and animal science, and it will be very helpful for those students who are undergraduates. They are doing their degrees of BBSc and AH, as well as those students who are preparing for any competitive exam like ICAR, JRF, or you can say the PSC examination or any other examination related to the veterinary science, and also very helpful for the LSA students, because this channel will cover the topics in both the languages, both Hindi and English. Now today my topic is milk fever. Milk fever is coming under the metabolic disorder. Student, you will learn in the clinical medicine a topic metabolic disorder in different animals. Metabolic disorders including milk fever, then PPH, then ketosis, Downers cow syndrome, and eclampsia. There are lots of metabolic disorders occurring in the animals. So we are going to start milk fever. Or milk fever, there are some synonyms of the milk fever, that is parturient paresis. It is also known as parturient paresis और postparturient hypocalcemia. देखिए स्टूडेंट, मिल्क फीवर जो है रिलेटेड किससे है? ये जो मिल्क फीवर डिजीज है वो मेनली डेयरी एनिमल्स की डिजीज है. इट इज रिलेटेड टू डेयरी एनिमल्स और हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स, जो कि जिनका मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा हाई जाता है, उन एनिमल्स में भी प्रॉपर्ली देखी जाती है. डेयरी एनिमल्स इंक्लूडिंग कैटल एंड बफेलो. तो कैटल एंड बफेलो की मेनली ये डिजीज है स्टूडेंट, और मेनली उन कैटल एंड बफेलो में, उन काउज में देखी जाती है ये डिजीज जो कि रिसेंटली कार्व्ड होती हैं. रिसेंटली कार्व्ड काउज और बफेलो में ये देखी जा सकती है. अच्छा, रिसेंटली कार्व्ड जो होता है, जिनमें कार्विंग अभी अभी हुई है, और बेसिकली जो इसका पीरियड होता है, मोस्ट डेंजरस पीरियड जिसको आप मान सकते हैं, that is 48 hours postpartum. 48 hours postpartum मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे ही कैटल ने पार्चुरेशन किया, गाय जो है पार्चुरेट हुई, उसमें काविंग हुई, और काविंग के अगले 2 दिन जो है बहुत क्रूशियल होंगे, और उस टाइम में उसमें मिल्क फीवर डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है. अच्छा, कहा जाता है कि 48 आवर्स में, यूजुअली आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे फील्ड में कि 48 आवर्स में जो है ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, बट इसका जो डेंजर पीरियड है मे एक्सटेंड up to 10 days. 10 days पोस्टपार्टम. तो ये पीरियड जरूरी नहीं है कि केवल 2 दिनों तक ही रहे, केवल 48 आवर्स तक ही रहे. ये 10 दिनों तक पोस्टपार्टम 10 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकता है. मतलब जो काऊ है उसको अगले 10 दिनों के लिए जो है उसमें भी मिल्क फीवर जो है डेवलप देखा जा सकता है, उसमें डेवलप होता हुआ देखा जा सकता है. अच्छा, फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि मिल्क फीवर है तो यहाँ पर कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जो मिल्क है, हमें पता है कि मिल्क में एक मेन कंपोनेंट होता है, एक मेन कैटायन होता है, दैट इज कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी होती है. इस डिजीज में जो है कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी होगी, और कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एनिमल में कौन कौन सी कंडीशंस देखी जा सकती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहां पर देख सकते हैं कि मसल वीकनेस. यहां पर मसल वीकनेस देखी जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम आयन इज द मेन आयन फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेन आयन जो है वो कैल्शियम आयन रहेगा, इसलिए मसल वीकनेस, वहां पर जो मांसपेशियां हैं उसमें कमजोरी देखी जा सकती है. अच्छा, इसके अलावा जब मसल वीकनेस होगी, प्रॉपर एनिमल जो है वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, तो उसमें डिप्रेशन देखा जा सकता है. तो यहाँ पर जो है डिप्रेशन की कंडीशन भी जो है वो एनिमल में डेवलप हो जाती है. प्लस आप देखेंगे कि वो एनवायरनमेंट के लिए जो है ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, प्लस उसमें रिकम्बेंसी देखी जाएगी स्टूडेंट. तो एक और चीज होगी यहाँ पर कि उसमें रिकम्बेंसी जो है
वो भी देखी जा सकती है। रिकम्बेंसी मींस कि वो अब खड़ा नहीं हो पाएगा, उठ नहीं पाएगा, उठने की कोशिश भी करेगा पर वो प्रॉपर वहां पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और कार्डियक एक्टिविटीज भी रिड्यूस होने की वजह से, प्लस आप देखेंगे कि जो विसरल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनकी एक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से एनिमल का अल्टीमेटली जो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो एनिमल में डाई, तो यहाँ पर डेथ भी देखी जा सकती है। तो आपको जो बेसिक जो चीज है मिल्क फीवर से रिलेटेड, वो आपके माइंड में क्या क्या रखनी है स्टूडेंट, कि ये जो है मिल्क फीवर, अदर नेम्स आर पार्चुरेंट पैरेसिस और पोस्टपार्टम हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? हाइपो मींस डिक्रीज और रिड्यूस, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम लेवल इन ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, उस कंडीशन में मिल्क फीवर की जो है केसेस देखे जा सकते हैं। अच्छा, मेनली कौन से एनिमल्स में देखी जाती है ये? कैटल एंड बफेलो में, जो कि डेयरी एनिमल्स है, हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स में देखा जा सकता है ये, और उन एनिमल्स में जो कि रिसेंटली कार्व्ड हुए हैं, जिनमें रिसेंटली कार्विंग देखी गई है। अच्छा, ये डिजीज मेनली कब होती है? तो 48 आवर्स आफ्टर द पार्चुरेशन। तो पोस्टपार्टम 48 आवर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे, जरूरी नहीं है 48 आवर्स हो, ये 10 दिनों के बाद में भी देखी जा सकती है। बट अगर यहाँ पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये बेसिकली पूछा जाएगा कि रिसेंटली कार्व्ड एनिमल 48 आवर्स के अंदर अंदर कौन सी डिजीज वहां पर डेवलप हो सकती है, कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज डेवलप हो सकती है? दैट इज मिल्क फीवर। अच्छा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो वहां पर मसल वीकनेस देखी जा सकती है, उसके साथ साथ में उसमें डिप्रेशन देखा जा सकता है, प्लस उसमें रिकम्बेंसी देखी जा सकती है, वो उठ नहीं पाएगा, और अल्टीमेटली जो एनिमल को अगर ट्रीट नहीं किया गया, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया गया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई मिल्क फीवर से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो यहां पर हम देखें नेक्स्ट जो टॉपिक है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। What are the etiological factors? Etiology means स्टूडेंट आपको पता है कि जो causes of disease जिसको हम बोलते हैं वो etiological factors होते हैं, और यहां पर etiological factor में मेन आपको जो मिलेगा, वो जो मेन फैक्टर है वो है स्टूडेंट के डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। तो यहां पर बायोकेमिकल रीजन रहता है स्टूडेंट, दैट इज बायोकेमिकल रीजन जो है वो क्या है इसका स्टूडेंट? डिक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। जो कैटल एंड बफलो में रिसेंटली कार्व्ड एनिमल्स है उसमें डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल है, वो उसमें जो है मेन रीजन, मेन कॉज माना जाता है। यूजुअली आप देखेंगे जो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कैटल एंड बफलो रूमिनेंट्स में हम देखें तो वो होता है 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड जो है उसमें कैल्शियम लेवल देखा जाता है। बट मिल्क फीवर की कंडीशन कब डेवलप होती है? मिल्क फीवर की कंडीशन डेवलप होती है जब कैल्शियम लेवल जो है 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो जो है इससे वो चला जाएगा, तब जो है मिल्क फीवर की कंडीशन डेवलप होती है, और तभी जो है उसके साइन जो है वो अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है तभी किया जा सकता है जब इतना कम जो है ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे कौन से जो है कॉजेज हैं? हमने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन ही ये डेवलप होता है। तो स्टूडेंट जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन इसके डेवलप होने का मेन रीजन ये है कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है एनिमल जो है वो लैक्टेशन में चला जाता है, वहां पर अब मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। अब रिसेंटली जैसी काविंग होती है तो जो कैटल है, बफलो है, वो कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, और कोलेस्ट्रम में आपको पता है हाई कैल्शियम जो है उसका परसेंटेज होता है, मिनरल आयंस या फिर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, हाई होते हैं। और आप देखेंगे कि 10 किलोग्राम कोलेस्ट्रम 10 किलोग्राम कोलेस्ट्रम के लिए अराउंड 23 ग्राम जो है वो कैल्शियम जो है वो ड्रेनेज कर दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि अगर कैटल जो है हाई लैक्टेशन में चली जाती है और जैसे ही लैक्टेशन स्टार्ट होता है तो उसको जो मिल्क के लिए जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और उसका जितना भी ब्लड कैल्शियम लेवल है वो एक बार के लिए कहां पर ड्रेन कर दिया जाता है? वो ड्रेन कर दिया जाता है मिल्क के फॉर्मेशन के लिए। और ये जो है एस्टिमेट किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 23 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस 10 किलोग्राम ऑफ कोलेस्ट्रम। तो इतना ज्यादा जो है कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी की ब्लड का सारा कैल्शियम जो है मिल्क में चला जाता है, और अल्टीमेटली जो है वो कैटल को मिल्क फीवर होने के चांसेस एनहांस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट,
क्या सारी कैटल में, बफेलो में जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन जो है मिल्क फीवर डेवलप होता है क्या? क्योंकि सभी में पार्चुरेशन होगा, सभी में जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में चली जाएंगे कैटल एंड बफेलो, तो क्या उनमें सभी में जो है मिल्क फीवर देखा जाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट, सभी में मिल्क फीवर नहीं देखा जा सकता है। इसका एक रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है अपनी बॉडी की कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती हैं। कैल्शियम होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट, कि अगर उनके ब्लड में कैल्शियम जैसे ही कम होगा, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर बैलेंस कर देंगे। जैसे कि आप एक हार्मोन देखते हैं, दैट इज पीटीएच, पैराथॉर्मोन। जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, जो कि आपको पता है कहां से रिलीज होता है, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है और वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। किस टाइप से मेंटेन करता है स्टूडेंट? आपको पता है कि पीटीएच जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीज किस टाइप से करता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये ब्लड में कैल्शियम कहां से लाएगा? ये एक तो इंटेस्टाइन से, एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सेकंड, ये रीनल ट्यूब्यूल से जो है कैल्शियम के सिक्रीशन को या एक्सक्रीशन को कम कर देता है। थर्ड, ये बोन्स में से कैल्शियम को डीमिनरलाइज करके ब्लड में ले आता है। तो जैसे ही कैटल में आप देखेंगे कि कैल्शियम लेवल डाउन हो रहा है, तो वहां पर पीटीएच का रिलीज होगा और पीटीएच जो है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर लेगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि विटामिन डी, जो विटामिन डी है आपको पता है कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। इसलिए कैटल एंड बफलो या फिर एनिमल्स या फिर हमारी बॉडी में भी हम देखें तो पीटीएच एंड विटामिन डी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, और इसकी वजह से जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द कैटल में ऐसा हो जाता है, बट जो कैटल और बफेलो इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इस पूरे के पूरे जो है होम्योस्टेसिस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उनमें जो है मिल्क फीवर देखा जा सकता है। तो एक रीजन ये हो गया कि आफ्टर पार्चुरेशन अगर उनमें कैल्शियम और की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन ना हो पाए तो उसमें मिल्क फीवर की कंडीशन देखी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद में कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स? ऐसे फैक्टर्स जो कि पर्टिकुलर डिजीज के तरफ ले जाते हैं, उस पर्टिकुलर एनिमल को वो डिजीज होने के चांसेस होते हैं उन फैक्टर्स की वजह से, उनको हम बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? इसके लिए आप यूजुअली देखते हैं कि जो फार्मर है, किसान है या फिर ऑनर है, वो क्या करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी वो बहुत ज्यादा जो है कैल्शियम की डाइट जो है वो एनिमल को प्रोवाइड कराएगा। वो सोचेगा कि कैल्शियम या मिनरल की डाइट देने से जो है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा, कैटल की अच्छी ग्रोथ होगी और मिल्क प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा उसे मुनाफा हो पाएगा। बट प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर एनिमल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा एक्सेस में कैल्शियम प्रोवाइड करवा दिया जाए तो उस एनिमल की खुद की कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अब उसकी जो बॉडी के अंदर से जो होम्योस्टेसिस आनी थी, चाहे वो पीटीएच की वजह से आए, चाहे वो जो है विटामिन डी की वजह से आए, अब वो बैलेंस नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से वो मिल्क फीवर के लिए ज्यादा जो है वो डिस्पोज हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या रहता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बहुत ज्यादा कैल्शियम डाइट दे दी अपने एनिमल को, तो उसमें मिल्क फीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो है आप देख सकते हैं कि फास्फोरस डाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए। एक्सेस फास्फोरस डाइट देने से क्या होगा, विटामिन D3 या विटामिन डी जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी एनिमल को। तो ये दो फैक्टर हो गए। प्लस आप देख सकते हैं जो कैटायनिक डाइट होती है, अगर डाइट में सोडियम और पोटेशियम ज्यादा है तो भी वो मिल्क फीवर के लिए एनिमल को मिल्क फीवर की तरफ ले जाएगा। तो एक तो ये फैक्टर भी हो सकता है। प्लस आप कह सकते हो कि कौन सा ऐसा फैक्टर जो कि बचा सकता है एनिमल को मिल्क फीवर से, तो वो फैक्टर होता है स्टूडेंट हाई एनायनिक डाइट, जैसे क्लोराइड हो गया या फिर सल्फेट हो गया। तो ये क्लोराइड एंड सल्फेट क्या करते हैं, वो मिल्क फीवर से बचाने का काम करते हैं। डियर जूनियर्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो एनायंस होते हैं जैसे कि क्लोराइड और सल्फेट, वो कैसे मिल्क फीवर से एनिमल को बचा सकते हैं, इसका जरूर आप आंसर करिएगा। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि व्हाट इज मिल्क फीवर, व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ मिल्क फीवर, देन व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ मिल्क फीवर। तो अब हम चलते हैं कि उसमें कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस, पैथोजेनेसिस जिसको हम कह सकते हैं, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ मिल्क फीवर, देन क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। यस,
हम देखें कि यहाँ पर मिल्क फीवर की पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है। पैथोजेनेसिस का मीन्स क्या है कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही है उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। देखिए, हमने कहा कि जो नॉर्मल रेंज है कैटल और बफलो में कैल्शियम की, नॉर्मल कैल्शियम लेवल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 8 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है। और मिल्क फीवर के जो साइंस और सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं वो कब आने स्टार्ट होते हैं, बिलो 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड, इसमें साइन और सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। अच्छा, होता क्या है स्टूडेंट, क्योंकि कैल्शियम है तो कैल्शियम आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो तीनों टाइप की मसल्स को अफेक्ट करेगी, चाहे वो स्केलेटल मसल हो तो वहां पर स्केलेटल मसल में अफेक्ट होगा उसका, प्लस आप देख सकते हैं कि कार्डियक मसल्स में देखा जा सकता है, देन कार्डियक मसल्स, एंड आफ्टर दैट देयर आर स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि हमारी विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो यूरिनोजेनाइडल ट्रैक्ट हो, वहां पर। तो अब ये तीनों मसल्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर हम देखें कि स्केलेटल मसल में क्या इफेक्ट डालेगा ये, तो स्केलेटल मसल में आप देखेंगे कि मसल वीकनेस वहां पर डेवलप हो जाएगी, प्लस मसल फैटिक डेवलप हो जाएगी, थकान हो जाएगी वहां पर, तो वहां पर मसल फैटिक देखी जा सकती है। तो स्केलेटल मसल में क्या इफेक्ट डालेगा स्टूडेंट, तो स्केलेटल मसल में आप देख सकते हैं कि एक तो मसल वीकनेस कर देगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है तो मसल वीकनेस हो जाएगा, प्लस मसल फैटिक डेवलप हो जाएगा, तो वहां पर थकान डेवलप हो जाएगी, मसल फैटिक देखी जा सकती है, प्लस आप देख सकते हैं कि वहां पर हाइपोथर्मिया हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो फील्ड की नॉलेज भी अगर मैं आपको देना चाहूं तो ये आप देख सकते हो कि जो जिसमें मिल्क फीवर होता है जिस कैटल में और वो रिकम्बेंसी में बैठी है, तो अगर आप उसके कान को या फिर एक्सट्रीमिटीज को आप टच करेंगे तो वो आपको कोल्ड दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। एक्सट्रीमिटीज मतलब जो कि बॉडी के जो जिसको हम एंड्स बोल सकते हैं, जैसे कि ईयर हो गया, तो जो ईयर पिन्ना को जब आप टच करेंगे उसके तो बहुत ज्यादा ठंडे दिखाई देंगे। तो इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, और हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है मतलब वहां पर क्या हो चुका है, हाइपोथर्मिया देखा जा सकता है। तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये कुछ एक रीजन हो सकते हैं स्केलेटल मसल के वीक होने की वजह से कौन कौन से आपको साइन और सिम्टम्स देखे जा सकते हैं उसमें मिल्क फीवर में। तो स्टूडेंट, अगर कार्डियक मसल्स अफेक्ट हुई हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो कार्डियक आउटपुट जो है, क्योंकि हार्ट जो बीट है या फिर हार्ट रेट है वो एक बार के लिए डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम भी उसमें डिक्रीज देखा जा सकता है क्योंकि हार्ट जो रेट है वो अफेक्ट हुई है। स्मूथ मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जो विसरल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स मिलती हैं उसमें एक चीज देखी जाएगी, रूमिनल स्टेसिस। तो रूमन मूवमेंट जो है, रूमन मोटिलिटी वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगी वहां पर, और जो है डिफिकेट नहीं कर पाएगा एनिमल, तो वहां पर रूमिनल इंफेक्शन का केस देखा जा सकता है। प्लस जितने भी विसरल ऑर्गन्स जहां पर जो है स्मूथ मसल्स का जो है रोल रहता है वो भी जो है उनकी भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसे हम बोल सकते हैं हाइपो एक्टिविटी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। तो ये होती है इसकी पैथोलॉजी। अब हम चलते हैं आगे इसके क्लिनिकल साइंस की तरफ। तो स्टूडेंट, जो क्लिनिकल साइंस है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर, वो आप ध्यान दीजिए कि इसको हम अगर तीन कैटेगरीज में, तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दें तो पहला होता है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन जो है वो नॉर्मली जो है अननोटिस्ड रहती है, ऑब्जर्व नहीं की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं हाइपर एक्साइटमेंट की कंडीशन हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, प्लस जो रेक्टल टेम्परेचर है वो मोर देन नॉर्मल, अब वो एलिवेटेड होगा नॉर्मल टेम्परेचर से। अच्छा, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है स्टूडेंट स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी। जो लेटरल रिकम्बेंसी की स्टेज है वहीं पर ही मोस्टली जो मिल्क फीवर के जो साइंस है वो देखे जाते हैं, जिसमें एक ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको याद रखना है, जिसमें जो कैटल है वो एकदम से डिप्रेस्ड है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में, प्लस अपनी जो नेक है वो टुवर्ड द लेफ्ट फ्लैंक जो है वो घुमा करके बैठी है। तो ये देखिए लेफ्ट फ्लैंक है और कैटल जो अपनी गर्दन को जो है वो लेफ्ट फ्लैंक की तरफ मोड़ करके बैठी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका टिपिकल पोस्चर होता है। आप देखेंगे बहुत सी ऐसी डिजीज हैं स्टूडेंट जो कि अपना अपना टिपिकल पोस्चर रखती हैं, जैसे ऑब्ट्यूरेटर नर्व पैरालिसिस हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि बाइलेटरल हिप डिस्प्लेसिया हो गया। तो हर कंडीशन में आपको अलग अलग पोस्चर्स मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको जो है टिपिकल पोस्चर मिलता है नेक रेस्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट फ्लैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां पर क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा आपको
एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में कौन कौन से अदर साइंस मिल जाएंगे, जैसे कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, मैंने कहा कि यहाँ पर हाइपोथर्मिया डेवलप होता है, इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज है, कान वगैरह जो है बहुत ठंडे हो जाएंगे वहां पर। रूमिनल स्टेसिस, जब आप रूमन का एग्जाम करोगे, रूमन का जो मोटिलिटी वाला जो एग्जामिनेशन है जब आप करते हैं तो उसमें आप देखेंगे रूमिनल स्टेसिस डेवलप है, प्लस उसकी जो हार्ट रेट है वो एक बार के लिए इंक्रीज हो जाएगी, बट हार्ट साउंड जो है वो एक बार के लिए डाउन भी हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आपको याद रखना है तो वो ये रहेगा कि टिपिकल पोस्चर आपको इसका याद रखना है। देन स्टेज आता है, स्टूडेंट नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी। लेटरल रिकम्बेंसी में क्या होता है, एनिमल जो है लेटरली लेट जाएगा एक तरफ और अब एकदम ऑलमोस्ट कोमा में चला जाएगा, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा अगर उसको पहले ट्रीटमेंट नहीं दी गई है तो हार्ट रेट नील हो जाएगी, प्लस जो जुगुलर पल्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर पता नहीं चल पाएंगी। तो ये स्टूडेंट क्लिनिकल साइंस होते हैं मिल्क फीवर के पर्टिकुलर, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा टिपिकल पोस्चर पर, वो आप अच्छे से याद रखें। अब हम देखते हैं कि मिल्क फीवर को कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है और उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इस डिजीज का, तो जो डायग्नोसिस है, देखिए स्टूडेंट किसी भी एनिमल को ट्रीट करने के लिए आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, उसकी क्लिनिकल साइन, उसकी हिस्ट्री और उसकी वजह से आप डायग्नोसिस पर क्या जाते हैं। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे किसी भी डिजीज का, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा डायग्नोसिस पर जो है उस पर आप हमेशा फोकस करिएगा। देखिए डायग्नोसिस के मेथड हो सकते हैं, जैसे एक तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हुआ है तो अगर आप उसका ब्लड कैल्शियम लेवल देखें तो 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो अगर जो है उसका वो जो ब्लड कैल्शियम लेवल चला गया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिल्क फीवर की कंडीशन देखी जा सकती है। प्लस आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल साइन उसके, तो क्लिनिकल साइन कैसे है, रिकम्बेंसी कैसी उसकी, प्लस आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ रीसेंट काविंग, जो रीसेंट काविंग की जो हिस्ट्री है उससे भी आपको जो है मदद मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके डायग्नोसिस के प्रोसेस में। एक इंपॉर्टेंट हम देखते हैं स्टूडेंट, ये लेबोरेटरी बेस पर है और कई बार जो आईसीआर जेआरएफ या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज सल्कोविच टेस्ट, सल्कोविच टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और ये कैल्शियम के लिए किया जाता है और यूरिन में कैल्शियम की प्रेजेंस को देखा जाता है, यूरिन में कैल्शियम को देखा जाएगा यहाँ पर। बट जब मिल्क फीवर की बात आएगी तो मिल्क फीवर में आपको पता है कि कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी रहेगी, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है कैल्शियम ब्लड में, तो वो यूरिन में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये टेस्ट कैसा आएगा वहां पर, नेगेटिव आएगा। तो याद रखें कि इन केस ऑफ मिल्क फीवर द सल्कोविच टेस्ट इज कम्स नेगेटिव इन द यूरिन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि क्योंकि मसल डैमेज हुआ है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मसल डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिएटिनिन जो फॉस्फोकाइनेज जो एक एंजाइम होता है सीपीके, जिसको हम बोलते हैं सीपीके एंजाइम जो है उसकी भी यहाँ पर जो है आपको उसका जो एलिवेटेड लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। जब ये एंजाइम कब इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, जब मसल डैमेज होती है, तो मसल डैमेज होने की वजह से इस एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये स्टूडेंट कुछ डायग्नोसिस के मेथड होते हैं जिससे आप जो है मिल्क फीवर को जो है वो डायग्नोस अच्छे से कर पाते हैं। नाउ स्टूडेंट ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। इसमें आप देख सकते हो कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आता है और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो आप देखेंगे कि 300 से 400 किलो की अगर गाय है, 300 टू 400 केजी एनिमल का है अगर, तो उसको जो है आप लगभग 400 से 500 ml जो है वो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, यहाँ पर बोरिक एसिड होता है स्टूडेंट, जो कि कैल्शियम के जो इस कॉम्प्लेक्स को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी में। अच्छा, इस 400 से 500 ml को पूरे को आपको जो है देना कैसे, पार एंट्रल देना है। पार एंट्रल मींस इसको आप दे सकते हो आईवी रूट में दे सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बता दूं कि जब भी आप कैल्शियम दें किसी भी एनिमल को तो वो स्लो आईवी होना चाहिए, वो फास्ट आईवी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा आईवी कैल्शियम का कैसे देते हैं स्टूडेंट, स्लो देते हैं यहाँ पर। और 400 से 500 ml जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है उसको आप डिवाइडिंग फॉर्म में दे सकते हैं। कैसे, 50% जो है आप उसको दे सकते हैं जो कि आईवी स्लो फॉर्म में दे सकते हैं, और जो नेक्स्ट 50% रिमेनिंग है उसको आप सबकट लगा सकते हैं। सबकट लगाने से फायदा होगा कि धीरे धीरे जो है उसकी जो रिप्लेनिशमेंट है वो पूरा हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। अच्छा,
अब जैसे ही आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं, इसके अलावा आप कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो है इसको भी आप दे सकते हैं, या फिर आप देखें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में आप मल्टीविटामिन वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ही आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दोगे और अगर कैटल रेस्पॉन्स करती है, अगर वो रेस्पॉन्ड करती है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि एक तो जो मजल है उसका, जो मजल है उसमें स्वेटिंग देखी जाएगी, तो मजल की स्वेटिंग देखी जाएगी, ये पॉजिटिव साइन होगा। प्लस आप उसमें देख सकते हैं अगर कैटल ने डिफिकेट करना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छा साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा इसका। और साथ साथ में आप देख सकते हैं रूमिनल मोटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, वहां पर फ्लैंक वाले रीजन पर ट्रिमर आने स्टार्ट हो चुके हैं, मस्कुलर वेवी मूवमेंट होने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव साइन शो कर रही है। और साथ साथ में जो हार्ट रेट है वो भी जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर आप हार्ट रेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इतना भी नहीं, हमने कहा कि स्लो देना है, तो ध्यान रखना है कि हमेशा इसको स्लो ही देना है, हमें उसको फास्ट आईवी नहीं देना है। तो ये हमने देखा स्टूडेंट आज मिल्क फीवर के बारे में स्टडी की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।